स्टोरी। द रियल फैक्ट, कश्मीरी पंडितों का असली गुनाहगार कौन? द कश्मीर फाइल को लेकर दिन रात तर्क से तर्क टकरा रहे हैं। लड़ते भिड़ते तर्क कब कुतर्क हो जा रहे हैं, ये तर्कधारियों को भी नहीं पता। एक धड़ा है जो फिल्म के बहाने मुस्लिमों को निशाने पर लेने में तुला है, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की बात कर रहा है। तो दूसरा धड़ा सवाल पूछ रहा है कि जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तो केंद्र में किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार, जिसे 80 सांसदों वाली बीजेपी का समर्थन मिला हुआ था, और नाम लिया जा रहा है बीजेपी नेता और तब के राज्यपाल जगमोहन का भी। कुल मिलाकर कंफ्यूजन खूब है। आज हम ये जानेंगे कि विस्थापन के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, वो कौन से किरदार थे जिन्होंने आंखें मूंदी और पुनर्वास के दावों का क्या किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं News+21 और मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को आप एक टाइम बम की तरह समझ सकते हैं। 1987 का दौर था और सूबे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला और राज्यपाल थे जगमोहन। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थी। ये एक ओपन सीक्रेट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के चुनाव का फैसला और जीता हुआ एक मुद्दा था, क्योंकि केंद्र से लेकर सूबे के तंत्र ने धांधली होनी तय थी। घाटी में पाकिस्तान की आवाज बनने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल कई सारे दल जैसे जमात इस्लामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने इन चुनाव में हिस्सा लिया था। सैयद सलाहुद्दीन ने भी इस चुनाव में श्रीनगर की अमीरा कदल से चुनाव लड़ा था। नतीजों में उसे हारा बताया गया। यही सैयद सलाहुद्दीन 1991 में हिजबुल मुजाहिदीन नाम के दुर्दांत आतंकवादी संगठन का सराहना बना। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाने लगे, लेकिन घाटी में माहौल बिगड़ता गया। बड़े पैमाने पर कश्मीर के युवा पाकिस्तान जाते और आतंकवादी बनकर लौटते। सितंबर 1989 से कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग्स शुरू हुई। भाजपा नेता टीकालाल टपलू, रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू, पत्रकार प्रेमनाथ भट्ट, लिस्ट लंबी होने लगी। दिसंबर 1989 आते आते पंडितों की हिट लिस्ट की चर्चा होने लगी। अगर आपका नाम हिट लिस्ट में है, पंडित दो बार मरने लगे। पहली बार हिट लिस्ट में नाम पढ़कर और दूसरी बार जब हिट लिस्ट पर अमल किया जाता। दिसंबर 1989 में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल से सरकार चला रहे थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया हुआ था। जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल कोटिकलपुदी वेंकट कृष्णराव री। माहौल बदला एक गुमनाम ऐलान के बाद, जो कथित रूप से हिजबुल मुजाहिदीन के घाटी के अखबारों में छपवाया गया। इसमें घाटी से पंडितों को जाने को कह दिया गया था। कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकालकर जुलूसों में आगे चलवाया गया और कश्मीर की कथित आजादी के नारे लगवाए गए। माहौल बिगड़ते देख वीपी सिंह ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जम्मू के राज्यपाल का चार्ज एक बार फिर जगमोहन को दे दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 19 जनवरी की रात मस्जिदों के लाउड स्पीकर से ऐलान होने लगा, रलिवे सालिवे या गलिवे, मतलब या तो इस्लाम कबूल करो या फिर इस जमीन को छोड़ दो या फिर मर जाओ। 20 जनवरी की सुबह से कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया। 21 जनवरी को सीआरपीएफ की टुकड़ी की फायरिंग में 160 कश्मीरी मुस्लिमों की जान चली गई, जिसे गौ कदल नरसंहार के नाम से बुलाया जाता है। इन सारी घटनाओं ने कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी मुस्लिमों के बीच दरार को चौड़ा कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस आग में घी डाला जाता रहा। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री फरवरी 1990 में कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंची। वहां खड़े होकर उन्होंने नियंत्रण रेखा के इस पार के कश्मीरियों को संबोधित किया। इसके बाद घाटी में पागलपन चरम पर पहुंच गया। विस्थापन को भोग चुके लेखक राहुल पंडिता के मुताबिक
7 मार्च को राज्यपाल जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों से घाटी में रुक जाने की अपील की। बावजूद इसके ये तथ्य है कि मार्च और अप्रैल 1990 में ही सबसे बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी, क्योंकि हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर हत्या में जान एक शख्स की जाती थी, लेकिन उस शख्स को जानने वाले 10 लोगों की हिम्मत तोड़ देती थी। लोग घरों से निकले तो उन्हें अपना सामान नहीं ले जाने दिया गया। औरतों ने औने पौने दामों में गहने तो बेच दिए, लेकिन घर नहीं बिक पाए। कश्मीर की बर्फ के आदि कश्मीरी पंडितों ने मैदान की गर्मी पहली बार भोगी। विस्थापन के पहले 2.5 साल में 430 पंडितों ने लू लगने से मारे गए। नदी के किनारे तंबू थे। 24 लोगों की जान डूबने से चली गई। 12 लोगों की जान सांप और बिच्छुओं ने ले ली। मानसिक तनाव के मरीज बढ़ने लगे और लोग खुदकुशी के बारे में सोचने लगे। जिस जम्मू को हिंदुओं के लिए सुरक्षित माना जाता था, वो रेफ्यूजियों के आते ही जमीन के भाव और मकान का किराया बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। पंडित बहुत पैसे जोड़कर भी एकाध कमरे से ज्यादा का इंतजाम नहीं कर पाते थे। सरकारी इंतजाम बेहद बेकार, तैयारियां नाकाफी, हाथ में कुछ था नहीं तो नौबत यहां तक आई कि महिलाओं को अपने गहने बेचकर गुजर बसर करना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला सरकार के बर्खास्त होने के बाद 6.5 साल जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा। जगमोहन मल्होत्रा के बाद गिरीश चंद्र सक्सेना गवर्नर बने। उनके बाद एक बार फिर जनरल KV कृष्णराव री। इन्हीं के जमाने में 1996 में एक बार फिर चुनाव करवाया गया। फारूक अब्दुल्ला फिर 6 साल के लिए CM बने। यहाँ तक आते आते दिल्ली ने 2 प्रधानमंत्री और देख लिए, चंद्रशेखर और PV नरसिम्हा राव। फारूक अब्दुल्ला अक्टूबर 2002 तक जम्मू कश्मीर में सरकार चलाते रहे। इस दौरान HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। कश्मीर के संदर्भ में वाजपेयी का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी कश्मीर नीति ने नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ तारीफ पाई थी। वाजपेयी ने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात की थी। आतंकवाद से बुरी तरह से प्रभावित कश्मीर में इस बयान को बड़ी उम्मीद से सुना गया था। बावजूद इसके विस्थापित पंडितों की हालात में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। 2002 से 2008 तक मुफ्ती महमूद सईद और गुलाम नबी आजाद 3-3 साल के लिए मुख्यमंत्री वहां बने। स्थिति जस की तस रही। ये तब की बात है जब दिल्ली में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। घाटी की पार्टियां कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के साथ मिलकर हुकूमत करती रही। जिस PDP ने कांग्रेस की गुलाम नबी आजाद को समर्थन दिया था, वही PDP 2015 में भाजपा के साथ चली गई ताकि अमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता से बाहर रख सके। ये देश में मोदी युग की शुरुआत का समय था। भाजपा ने जून 2018 में महबूबा मुफ्ती का साथ छोड़ दिया और 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया। राज्य को 2 हिस्सों में तोड़कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और अब तक दिल्ली से सरकार चल रही है। हालिया लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। यहाँ तक आते आते हमने आपको जितने नाम गिनवाए उन सब ने यही कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय करेंगे। ये सब मिलकर कितना न्याय कर पाए, अब इस पर आते हैं। कश्मीर के लिए लगातार राहत पैकेज का ऐलान हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए 3000 नौकरियों का ऐलान किया। इस योजना में तकरीबन 1500 पंडितों को नौकरी भी मिली। इस तरह का ऐलान 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी किया। मोदी सरकार के ऐलान में एक नई चीज थी, ट्रांजिट एकोमोडेशन, माने कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा बसने के लिए टाउनशिप्स। कितने पंडित वाकई वापस जा पाए, इसका अनुमान आपको एक दूसरे के आंकड़ों से मिल जाएगा। मार्च 2021 में सरकार ने संसद को बताया कि 1990 से 2021 तक 3800 युवा कश्मीर वापस लौटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की पड़ताल करने पर नजर आता है कि लौटे हुए लोगों में बड़ी संख्या उनकी है जिन्हें राहत पैकेज के तहत घाटी में नौकरियां दी जा रही हैं। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद पहले 1.5 साल में तकरीबन 550 युवा इसी तरह वापस लौटे थे। 2021 में ही सरकार ने यह दावा किया था कि इन लोगों के लिए 1000 घर बनाए जा चुके हैं और 6000 और बनाए जाने वाले हैं। लेकिन अब भी घाटी लौटने से पहले कश्मीरी पंडितों पर 1000 बार सोचते हैं।
क्योंकि सुरक्षा का अभाव है। कई कश्मीरी पंडितों ने जम्मू या देश के दूसरे हिस्सों में अपने लिए पक्के घर बनवा लिए हैं। ये सब छोड़कर वो कश्मीर जाने के लिए बारे में सोचते भी नहीं हैं। जब इस बात की गारंटी हो कि अब उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, तभी शायद वो एक बार फिर से कश्मीर लौट पाए। ऐसा नहीं है कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से दूर हैं उनके सामने कोई समस्या नहीं है। उनके दुख को हथियार बनाकर जिस तरह राजनीति हो रही है, उसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि उन पर अब सिर्फ एक तरह की बात करने का दबाव बन गया है। द कश्मीर फाइल को लेकर सोशल मीडिया की चर्चाओं में यह साफ देखने को भी मिल रहा है कि यह सच तो हमने आपको बता दिया। एक नजर कश्मीर फाइल बनने के बाद आ रही लोगों की प्रतिक्रियाओं पर भी डाल लेते हैं। ट्वीट करते हुए राहुल पंडिता ने लिखा, कश्मीरी पंडितों को सहानुभूति रखने वालों का प्यार सुबह सुबह उमड़ आया है। इसके बाद वही लोग जो कश्मीर पंडितों के नाम के कलमे पढ़ रहे थे, वो गालियां देने लग गए हैं। वहीं संवाददाता पूजा साली ने जब सरकार की पुनर्वास नीति पर सवाल किया तो लोगों ने कश्मीरी पंडितों का गद्दार कहते हुए फोटो वायरल किया। एक तरफ कश्मीर पंडितों से सहानुभूति का दिखावा और दूसरी तरफ अगर कश्मीर पंडित सवाल उठाते हैं तो उन्हीं को गालियां देना शुरू कर दिया गया। फूहड़ जिंगोइज्म का इससे नायाब नमूना आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। आज के इस खास स्टोरी में बस इतना ही। आपके लिए रोचक कहानी मैंने खुद लिखी थी। ऐसी ही अनटोल्ड कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।